नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम यहाँ स्पेशली एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र विषय की बात कर रहे हैं, जिसमें इस समय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का एक टॉपिक चल रहा है कि टेस्ट का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि जो अचीवमेंट हुआ है उसको जानने के लिए आपको किसी परीक्षण की आवश्यकता होती है। बिना उसके परीक्षण के आप मापन या मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आप परीक्षण निर्माण के संदर्भ में पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो परीक्षण का निर्माण किससे किया जाता है उसको हमने समझाया है। आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो के अंक में हमारा आज का प्रकरण है पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस। कहने का मतलब जो प्रश्न होता है उसे पद कहा जाता है, क्योंकि आप उसको पद के रूप में कहते हैं। उसे आप प्रश्न के रूप में रखें या कथन के रूप में रखें तो उसकी जानकारी आपको होना अनिवार्य है कि कैसे वह पद रखा जाए, इसका औचित्य कैसे स्थापित करेंगे। इस औचित्य स्थापना के लिए ही पद विश्लेषण किया जाता है कि यानी कोई पद आपके परीक्षण में क्यों रखा गया है, आप उसको क्यों रखना चाहते हैं, उसका तर्क क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, औचित्य क्या है, उसको सिद्ध करने के लिए आप पद विश्लेषण का उपयोग करते हैं। तो पद विश्लेषण क्या है, इसको इतने में समझ लीजिए कि पद विश्लेषण किसी भी पद यानी प्रश्न को अपने परीक्षण में जो आप रखना चाहते हैं उस परीक्षण में रखने के औचित्य की स्थापना करता है कि उसकी उपादेयता क्या है, उसको क्यों रखा गया है, उसके रखने के जितने भी कारण हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो इसके संदर्भ में चैपमैन महोदय की एक डिफिनीशन उन्होंने दी थी। जेपी चैपलिन ने कहा कि 1975 में उन्होंने कहा कि मोर जनरली आइटम एनालिसिस रिफर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिफिकल्टी, लेवल ऑफ एम्बिग्यूटी, टाइम लिमिट एक्सेट्रा। तो चैपलिन कहते हैं कि जो अधिक व्यापक, मोर जनरली माने अधिक व्यापक रूप से आइटम एनालिसिस क्या है, पद विश्लेषण क्या है, रिफर्स टू द, यह किसकी तरफ से संदर्भित होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी आइटम, किसी भी पद के निर्धारण के संदर्भ में उसकी विशेषताओं के निर्धारण के संदर्भ को प्रस्तुत करता है। वो विशेषताएं कैसी हैं, सच एज डिफिकल्टी, उसकी जो कठिनाई क्षमता है, उसकी जो कठिनाई का स्तर है जिससे वह प्रश्न सरल है, जटिल है, कठिन है, उसके संदर्भ में आता है। लेवल ऑफ एम्बिग्यूटी, उसके जो संदेह हैं, उसके जो संदेह होते हैं उसके संदर्भ में बात करते हैं कि जो अस्पष्टता है, अस्पष्टता का अंतर क्या है, और टाइम लिमिट की बात है, कितनी समय सीमा है, उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो कहने का मतलब आप इस परिभाषा को देख करके भी जान गए कि जो पद आप रख रहे हैं अपने परीक्षण में, उसके विश्लेषण का तात्पर्य यह हुआ कि आप उस पद को क्यों रख रहे हैं, क्या वह पद आपके परीक्षण के निर्माण के उद्देश्य को, जो आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि परीक्षण के निर्माण के जिसलिए उसको बनाया जा रहा है, क्या उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, उसका उपादेयता क्या है, उसकी कितनी यूजिबिलिटी है, उसकी डिटर्मिनेशन जितने, उसकी कठिनाई स्तर क्या है, यानी जो प्रत्येक पद है उसकी उपयुक्तता क्या है, इसका विश्लेषण जो है वही पद विश्लेषण कहलाता है। पद विश्लेषण यानी एक प्रविधि या प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा प्रत्येक पद की, आइटम की, हर आइटम की जो है प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है, और परीक्षण के जो प्रत्येक पद की प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए ही सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। अब इसमें पद विश्लेषण का उद्देश्य भी आप स्पष्ट हो गए कि पद विश्लेषण का उद्देश्य हुआ कि क्यों रखा गया। आइटम एनालिसिस का उद्देश्य ये हुआ कि जो ये पद जो है कठिनाई स्तर उसका ज्ञात किया जाए, क्योंकि कठिनाई स्तर ज्ञात हो जाएगा तभी आपको पता चला आप जो पेपर बना रहे हैं, आप जो टेस्ट बना रहे हैं बहुत ही ईजी हो गया, या फिर आपने बहुत ही हार्ड पेपर बना दिया, टेस्ट बना दिया। तो दोनों स्थितियां स्वीकार नहीं है, ना तो बहुत ईजी होना चाहिए ना तो हार्ड होना चाहिए, बल्कि ईजी और हार्ड और जनरल यानी कठिन, सामान्य और सरल सभी प्रकार के प्रश्नों का उसमें एक समावेश होना चाहिए, तब जाकर के आपका परीक्षण बेहतर कहलाता है। तो इसका पहला उद्देश्य तो आपका है कठिनाई स्तर को ज्ञात करना। दूसरा उद्देश्य है कि जो उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है, उसकी जो विभेदन क्षमता है उसको ज्ञात करना कि कैसे
वह प्रश्न मतलब तेज विद्यार्थियों, जो मतलब कहने का कि अधिक बौद्धिकता में जो अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी हैं और कम बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, उसमें कैसे वो अंतर कर रहा है, तो उसकी विवेचन क्षमता के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उद्देश्य है कि विवेचन क्षमता को ज्ञात करना और उसके बाद यह ज्ञात करना है कि पद विशेष ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें त्रुटि है कि नहीं है, अर्थात मतलब उसका जो परिमार्जन अगर करने की आवश्यकता है तो उसको भी। और उसके बाद जो इसका चौथा उद्देश्य है वह है कि क्या इसमें डिस्ट्रक्टर कायदे के हैं कि नहीं है। डिस्ट्रक्टर का मतलब जो आशयधक कहे जाते हैं, यानी सामान्य भाषा में आप समझें तो जो भुलावा देने वाले कारक हैं, जो उसके विकल्प या जो भी आप रखते हैं उसमें भुलावा देने वाले हैं कि नहीं है। यदि आप भुलावा देने वाले नहीं रखते हैं तो पता चला कि आपका प्रश्न है कि भारत की राजधानी है, उसमें आपने डाला काठमांडू, इस्लामाबाद, कोलंबो और चौथा डाल दिया नई दिल्ली। तो इसमें स्पष्ट है कि ये तीनों तो बाहर विश्व के देश हैं, तो उनकी राजधानियां हैं, तो निश्चित रूप से नई दिल्ली भारत का प्रदेश है तो भारत की राजधानी होगी। तो इस तरह से डिस्ट्रक्टर उसमें नहीं है। तो डिस्ट्रक्टर का मतलब भुलावा देने वाले कारक इस तरह से रखे जाएं कि जिससे कि आपको सही उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई हो। तो डिस्ट्रक्टर की भी एनालिसिस इसमें की जाती है पद विश्लेषण में। अब आप पद विश्लेषण को कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बात करें तो डिस्ट्रक्टर एनालिसिस सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। देखिए 4 बातें आपने देखा, उसके उद्देश्य थे डिस्ट्रक्टर एनालिसिस और आइटम डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन पावर। इसमें यहाँ हम 3 बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मर्फी एंड डेविड शफर 1988 में इन्होंने कहा, पहली विधि मतलब डिस्ट्रक्टर के लिए उन्होंने कहा कि ये 3 विधियां हैं, 3 चीज़ों को ज्ञात कर लेंगे आप। मर्फी और डेविड शोफर ने 1988 में ये बताया कि जो इसकी 3 बातें हैं, 3 प्रक्रियाओं का आप अगर ज्ञात कर लेते हैं तो इससे आपके पद विश्लेषण का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्टर एनालिसिस यानी जो आशयधक विश्लेषण है उसको करना अनिवार्य है। आशयधक विश्लेषण का मैंने उदाहरण दिया आपको कि जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आप एक प्रश्न बनाते हैं उसमें 3 विकल्प डालते हैं, इस्लामाबाद, काठमांडू और नेपाल कोलंबो डाल देते हैं। तो आपको पता ही है कि इस 3 दूसरे देशों की राजधानियां हैं और आप चौथा नई दिल्ली डालते हैं। तो यहाँ जो आपके आशयधक रखे गए हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। तो यहाँ आशयधक का तात्पर्य आप समझ जाइए, इतना याद रखिए कि भुलावा देने वाले कारक, यानी एक जो उत्तर सही होगा उसके अतिरिक्त जो उत्तर दिए गए हैं वे उत्तर सही उत्तर में कन्फ्यूजन पैदा कर दें तो समझ लीजिए को आशयधक हैं, वो डिस्ट्रक्टर है। तो डिस्ट्रक्टर 2 प्रकार के होते हैं, पॉपुलर डिस्ट्रक्टर है, नॉन पॉपुलर अनपॉपुलर। देखिए डिस्ट्रक्टर 2 प्रकार के, पॉपुलर और अनपॉपुलर, यानी प्रचलित और अप्रचलित। प्रचलित और अप्रचलित 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रचलित का मतलब यह है कि वैसे आशयधक, वैसे जिनका मतलब बार बार उपयोग किया जाता है वो प्रचलित कहलाते हैं। एक उदाहरण हम दे रहे हैं, तो उदाहरण मान लीजिए आप किसी भी परीक्षण में बना रहे हैं, वो आपका प्रश्न संख्या 9 है। उस प्रश्न संख्या 9 को यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आपके सामने मैं बता रहा हूँ मौखिक रूप से कि उसमें जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ए है मिर्ज़ापुर, बी है आगरा, सी है मेरठ, डी है कानपुर। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, जो उत्तर देने वाले विद्यार्थी हैं, आपने टोटल उसमें संख्या रखी है कि 90 लोगों से आप करा रहे हैं। एक उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, 90 लोग हैं पूरे आपके सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में आपने जो पूछा है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। तो ये बी सी डी में जो 90 में से उत्तर देने वालों की संख्या है, ए को उन्होंने कहा कि 23 लोगों ने कहा कि ए है, 42 लोगों ने कहा कि बी है, और 4 लोगों ने कहा कि सी है, और 21 लोगों ने कहा कि डी है। ये 4 ऑप्शन आपके 90 लोगों में आपको ये 4 ऑप्शन मिले हैं कि 4 ऑप्शनों में रिस्पॉन्सेज मिले हैं टोटल 90 विद्यार्थियों में। तो इसका डिस्ट्रक्टर आपको ज्ञात करना कि इसके डिस्ट्रक्टर के संदर्भ में क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा उत्तर देने वाले 42 लोग हैं। तो 42 लोग हैं तो इसका मतलब ये सही होगा।
तब यहाँ आप देखिए, अब प्रचलित अप्रचलित कौन कौन से हैं। प्रचलित का मतलब जो 23 है वो प्रचलित है, 21 है ये प्रचलित है ये, लेकिन जो 4 है वो अप्रचलित डिस्ट्रक्टर है। क्योंकि अप्रचलित डिस्ट्रक्टर है का मतलब उसको कोई बहुत ही कब्बे में 4 लोगों ने उसको सही उत्तर माना है, तो वो बहुत ही अप्रचलित डिस्ट्रक्टर है। तो किसी भी डिस्ट्रक्टर को किसी भी टेस्ट में मतलब पद के रूप में डिस्ट्रक्टर का प्रयोग करने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें जो है एक आसेधक को चुनने वाले अपेक्षित उत्तरदाताओं की संख्या जो है वो समान आनी चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो इसके उत्तरदाताओं की संख्या कितनी आनी चाहिए थी, तो गलत उत्तरदाताओं की संख्या कितनी है ये भी सही है। तो गलत उत्तरदाताओं की संख्या बटा असेधक संख्या, गलत उत्तरदाता ये है 23, 4, 21, तो 23, 4, 27, 1, 28, 20, 48 हो गया। और गलत आसेधक कौन कौन से है, ये सी डी है 3, मतलब इसके डिस्ट्रक्टर हैं, भुलावा देने वाले कारक हैं, तो इसका भाग दे देंगे। तो इसका मतलब है कि इसके डिस्ट्रक्टर इस तरह से आप रखेंगे आइटम अपने प्रश्न में कि जिससे उसमें सभी का उत्तर लगभग 16 के आसपास आए, तो ये डिस्ट्रक्टर की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो उसके बाद आप डिस्ट्रक्टर एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास सामने दूसरा आता है रास्ता, आप ज्ञात करेंगे क्या, डिफिकल्टी, आइटम डिफिकल्टी, यानी जो पद की कठिनता है उसको ज्ञात करेंगे। तो पद की कठिनता के संदर्भ में जेपी चैपलिन ने 1975 ईस्वी में कहा कि आईडी यानी आइटम डिफिकल्टी इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ए टेस्ट as measured by the frequency with which the item is passed or failed। वे कहते हैं कि जो इसकी कठिनाई क्षमता है, जो इसकी पद की विभेदनता है, जो पद की विभेदनता है, वह विभेदनता का अर्थ है कि एक परीक्षण का पद वह कठिनाई स्तर है। इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ए टेस्ट, एक परीक्षण का जो डिफिकल्टी है, आइटम डिफिकल्टी, उसके पद की जो कठिनता है वो क्या है, एज मेजर्ड बाई, जो मापी जाती है। कैसे मापी जाती है, जिसका मापन उस पद की सफलता या विफलता की आवृत्ति द्वारा होता है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी विथ विच द आइटम इज पास्ड और फेल्ड, जिसके द्वारा ये आइटम पास किया जाता है। यानी पास करने का मतलब आप अपने आइटम में रखते हैं, उसको परीक्षण में रखते हैं या नहीं रखेंगे, इसके आधार पर आप उसकी क्षमता को विभेदन की जो पद की कठिनता है उसको निकालते हैं। अब इस पद की कठिनता को निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। हम यहाँ आपको एक विधि बताएंगे जो सबसे प्रचलित विधि है, वो मेथड है 27% अपर एंड 27% लोअर ग्रुप मेथड, 27% उच्च और 27% निम्न समूह विधि। इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए 200, आपको एक चीज़ जान लीजिए कि जो टेस्ट फॉर्मेशन है उसमें आपको पर टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 200 विद्यार्थियों पर उसका प्रशासन करना होता है। इतना एक सामान्य रूप से माना जाता है कि कम से कम 200 विद्यार्थियों पर आप अपने परीक्षण का जो प्रारंभिक प्रशासन है, आप पिछले वीडियो में देखेंगे जो टेस्ट फॉर्मेशन के लिए हमने टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात की है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना होता है उसमें कम से कम 200 विद्यार्थियों पर इसका जो है प्रशासन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इसका होना चाहिए। तो 200 आपने मान लीजिए कि 200 विद्यार्थियों पर आपका जो आपने परीक्षण तैयार किया है उसको 200 विद्यार्थियों पर दे दिया है। अब उस 200 विद्यार्थियों में जो प्राप्त करने वाले अंक हैं उन अंकों के आधार पर उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, आरोही क्रम में। उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। पर जो जैसे 200 विद्यार्थी हैं तो उनका जो सैंपल आप लिए हैं, सैंपल लेने के बाद क्या करेंगे, प्राप्तांकों के आधार पर उसको जो है आरोही क्रम में उत्तर पुस्तिकाओं को रख देते हैं। अर्थात जो सबसे ऊपर है, सबसे अधिक अंक पाने वाला और सबसे की क्रम संख्या एक के बाद एक प्रश्न में, और उसके प्राप्तांक को अंकित करते हैं, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह से आप एक गड्डी तैयार करते हैं। तो 200 विद्यार्थियों की एक गड्डी जो हायर अंक पाने वाला है, मान लीजिए 200 में 180 पाने वाले लोग कितने हैं,
फिर ऐसे ही ऐसे आप ले आते हैं लास्ट तक जो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला है। उसकी एक गड्डी 200 विद्यार्थियों की बना लिए। अब उसमें क्या करता है, 27% अपर एंड 27% लोअर ग्रुप मेथड कहता है कि अब इसमें जो 27% ऊपर वाले विद्यार्थियों की कापियां हैं जो हायर मार्क्स पाते हैं उनको ले लिया जाए, और 27% जो 27% अपर के हैं उनको ले लीजिए, और 27% जो लोअर ग्रुप के हैं उनकी कापियों को ले लिया गया। अब उनकी कापियों को आप ले लेंगे तो उनका आकलन करेंगे, उनको स्कोरिंग करेंगे, उनको अंकों को आप देखेंगे, जांचेंगे। जब उनके अंकों को चेक करेंगे, आप स्कोरिंग करेंगे, तो स्कोरिंग के पश्चात जो 27% अपर ग्रुप और 27% लोअर ग्रुप आया, उसी के आधार पर यह फार्मूला आप लगाएंगे। DV इक्वल टू जो डिफिकल्टी वैल्यू आती है वह होती है 100 ऋण 100 माइनस RH प्लस RL अपॉन 2n मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी 100 में से आप जो RH का मतलब है रिस्पांस किसी एक पद का आप यहाँ गिनेंगे, मतलब 2 गड्डियाँ आप बनाए, 27% आपका ऊपर वाला एक सैंपल हो गया, 27% नीचे वाले का, ये दोनों सैंपल आपने ले लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब उनमें देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 में जो 27% अपर वाला कितने नंबर RH राइट रिस्पॉन्सेज इन हायर ग्रुप और राइट रिस्पॉन्सेज इन लोअर ग्रुप, यानी जो सही उत्तर देने वालों की कितनी संख्या है उच्च समूह में और सही उत्तर देने वालों की कितनी संख्या है निम्न समूह में। तो RH और RL हो गया, और 2n का मतलब जो दोनों समूह में बराबर बराबर है। जैसे 27% है, 200 का 27% आप निकाले तो कितना आया, 200 का 27% यानी 27 गुणे 2 यानी 54 समूह ऊपर है, 54 नीचे है। तो इस तरह से इसको RH प्लस RL करेंगे अपान 2 इंटू 54 कर देंगे, 2 गुणे n, और इसको कैलकुलेट करने के बाद 100 में से घटा देंगे तो इसका जो है क्या निकलेगा, ये आपका डिफ़िकल्टी वैल्यू निकल आएगा। यह डिफ़िकल्टी वैल्यू निकल आएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि जो डिफ़िकल्टी वैल्यू है वो 50% बेहतर होती है, यानी 50% का जो मिले वो सबसे बेहतर है। अच्छा पद जो है वो है कि 50% आए उसका, या लेकिन जनरली माना जाता है कि जो 40 से 60 का जो आंकड़ा है ये भी स्वीकार्य है, और ऐसे प्रश्नों को भी परीक्षण में रखा जा सकता है। तो ये तो है आपकी कठिनाई आइटम डिफ़िकल्टी की बात करते हैं, जो कठिनाई का उसका मान आता है। उसके अलावा एक विधि मैं और आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि जो हार्पर्स फैसिलिटी इंडेक्स है यह भी 27% अपर और 27% लोअर ग्रुप पर ही चलती है। उस पर भी उसी आधार उसी तरह आपने जैसे 200 विद्यार्थियों पर अपने विषयों पर सब्जेक्ट्स पर आपने डाटा को अपने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया, जो पहला प्रशासन किया, उसके बाद उसके नंबर्स को फिर अपर लोअर में रखते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इसमें RH जो था यहाँ RU हो गया अपर लेवल प्लस RL लोअर लेवल जो रिस्पांस है, और अपान 2E, इसमें 2E है। E का मतलब है जो प्रत्येक समूह में छात्र की संख्या जहाँ यहाँ थी, और उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से भी यहाँ आपको डिफ़िकल्टी वैल्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। तो डिफ़िकल्टी वैल्यू का मान प्राप्त होगा, और उसको भी 0.50 से अधिक को ही स्वीकार किया जाता है, ठीक है। लेकिन गैरेट महोदय ने इसको कहा है कि कहीं कहीं आप जो है और भी कम में स्वीकार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ढंग से देखा जाए तो इसमें जो वैल्यू आएगा उसका 35 से लेकर के 85% तक इन्होंने कहा कि हार्पर ने कहा कि जो फैसिलिटी इंडेक्स आएगा वो 35% से लेकर के, आप इन बातों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 35% से 85% तक के जो प्रश्न होंगे डिफ़िकल्टी वैल्यू वाले, उनको आप अपने परीक्षण में रख सकते हैं। अब अगली बात आती है, देखिए आपने डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रक्टर यानी जो भुलावा देने वाले कारक हैं उनका विश्लेषण समझा। इसके बाद आइटम डिफ़िकल्टी को समझा। इसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम। तीसरा जो है किसी भी पद की विभेदन क्षमता को हमें समझना है। विभेदन क्षमता का तात्पर्य है कि एक पद जो है कितनी मात्रा में एक बौद्धिकता के मामले में जो उच्च बौद्धिकता का विद्यार्थी है और जो निम्न विद्यार्थी है बौद्धिकता के क्षेत्र में, उसमें कितना अंतर कर रहा है। LR गे ने 1980 में कहा कि DP refers to the degree to which an item discriminates between high and low achievers on the test।
उन्होंने कहा कि एक किसी परीक्षण पर उच्च अंक प्राप्त कर निष्पत्ति वाले और निम्न निष्पत्ति वालों के बीच भेद करना, यही इसका काम है डिस्क्रिमिनेशन पावर का। ये डिस्क्रिमिनेशन पावर का निकालने का जो तरीका है वो जॉनसन्स डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स मेथड है, जिसमें उन्होंने DI जो कहा है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बारे में, DI इक्वल टू RU माइनस RL अपॉन E। ऐसे ही 27% अपर, जैसे आपने पहले देखा कि 27% अपर, टोटल 200 पर आपने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया अपने टेस्ट का। उसके बाद क्या किया आपने, जो 200 लोगों पर आपने किया है, 200 के कम में नहीं करना है किसी परीक्षण को तैयार करने के लिए, तो 200 में आप 27% आप क्या करेंगे, पहले स्कोरिंग कर लेंगे, उसके बाद टोटल मार्क्स जोड़ देंगे। टोटल मार्क्स के आधार पर जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला है उसको सबसे ऊपर कापी रखेंगे। उसके बाद मतलब आप असेंडिंग आर्डर में रखेंगे तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला रख देंगे। उसके बाद सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक मतलब उससे अधिक सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वाला जो ग्रुप है वह उच्च स्तर का समूह हो जाएगा, और जो सबसे कम वाला समूह है नीचे वाला, तो ऊपर और नीचे से 27% ले लेंगे। 27% आप लेंगे तो उसके बाद आप RU माइनस RL, यानी किसी पद पर जो रिस्पांस इन अपर लो ग्रुप, जो उच्च समूह है उसमें कैसा रिस्पांस रहा और निम्न समूह में कैसा रिस्पांस रहा, और फिर उसका जो है दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने के बाद उसमें E का भाग दे देंगे। किसके भाग दे देंगे, उसमें E का भाग दे देंगे, जिसके द्वारा आप उस पद के विभेदन या विभेदन शक्ति को ज्ञात कर लेंगे। RU माइनस RL अपॉन E, यानी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है, यानी जो DI का मतलब ये D और I का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, यानी जो विभेदन गुणांक है वो कितना विभेद कर रहा है उच्च अंक प्राप्त करने वाले और निम्न अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मध्य। तो ये किसी पद का विभेदन गुणांक ज्ञात करने का फार्मूला है। RU का मतलब हुआ रिस्पांस इन अपर ग्रुप, कितने लोगों ने उसको सही किया है, और रिस्पांस इन लोअर ग्रुप, कितने लोगों ने उस पर किया है, कि यानी उच्च समूह में सही अनुक्रिया जो प्रत्युत्तर रिस्पांस की संख्या है, और रिस्पांस जो है नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पांसेज इन अपर ग्रुप, और RL जो है नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पांसेज इन लोअर ग्रुप। E क्या है, प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपने कोई किया है तो 49 लोग उसको लोअर ग्रुप में 54 में करते हैं तो 49 हो गया, और ये RU आपका 49 है अपर ग्रुप में, और लोअर ग्रुप में 22 लोग ने किया सही इसको, एक पद को, कोई भी क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए है आपका, उसमें देखें तो ये आया। अब उसके बाद E का मतलब कितना हुआ, 54 है, तो 29 इसमें घटाइए कितना आया, 7, और 4 2 2 बटा 54, तो कितना आया 1/2, यानी 0.50 यानी 0.50। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो है इसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स आया, विभेदन गुणांक आया। जनरली स्वीकार किया जाता है कि जो 50% है, यानी 0.05 का जो गुणांक है यही सबसे बेहतर है। लेकिन गैरेट महोदय की बात करें तो हेनरी गैरेट ने अपनी पुस्तक में कहा कि 0.20 यानी 0.20 या उससे अधिक का जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसको पद को परीक्षण में रखा जा सकता है। तो इसको आप बेहतर ढंग से समझिए, जो बातें न समझ में आए आप बताइएगा मुझे, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।